हेलो एवरीवन, वेलकम टू एनसीईआरटी नॉवल। आज हम लोग क्लास 7 के एनसीईआरटी में बूस्टर सीरीज़ में ज्योग्राफी का पार्ट करेंगे, चैप्टर 4। ठीक है, इससे पहले हमने चैप्टर 3 तक कंप्लीट कर दिया है। सारे एमसीक्यूज़ भी दे दिए हैं और पूरा फुल चैप्टर भी दे चुके हैं और कीवर्ड्स भी वीडियो दे चुके हैं। तो ये कीवर्ड वाली सीरीज़ में ये हमारा 4th टॉपिक है, चैप्टर 4 एयर। इसमें हम पढ़ेंगे एयर के बारे में। ठीक है, तो ये आप स्लाइड्स पहले देख लीजिए, इसमें क्या क्या हमने कंटेंट रखा है। वेदर, क्लाइमेट, टेम्परेचर, इंसुलेशन, एयर प्रेशर, विंड, मेजर प्रेशर बेल्ट्स, विंड सिस्टम इससे समझाएंगे, और टाइप्स ऑफ रेनफॉल। फिर एक्स्ट्रा क्वेश्चन में रखेंगे जो एक्स्ट्रा फैक्ट में जो दिया रहता है एनसीईआरटी में, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, तो उसको एक्स्ट्रा क्वेश्चन में रखेंगे 1, 2, 3। ठीक है, तो इसको हम अच्छे से पूरा समझेंगे, कीवर्ड्स को, सारे कीवर्ड्स को। तो इसमें हमने बात कर रहे हैं एटमॉस्फेयर की, क्योंकि ये चैप्टर क्या है, एयर है। एयर कहाँ में मिलती है, एटमॉस्फेयर में देखने को मिलती है। ठीक है, देखिए हमने इससे पहले क्या पढ़ा था, क्लास 6 में पढ़ा था मेजर डोमेन्स ऑफ द अर्थ। उसमें हमने डोमेन्स क्या कौन कौन से पढ़े थे, डोमेन्स 3 मेन पढ़े थे। एक लिथोस्फीयर पढ़ा था, एक हाइड्रोस्फीयर पढ़ा था, एक हमने एटमॉस्फेयर पढ़ा था, और फोर्थ, ये तो 3 मेन थे, और जो फोर्थ था बायोस्फीयर, वो इन तीनों की कंबाइंड फॉर्म थी। ठीक है, जो जहाँ पर तीनों लाई करते हैं। तो देखिए इससे प्रीवियस जो चैप्टर था जिसमें हमने अर्थ का इंटीरियर पढ़ा था, ठीक है, तो उसमें हमने लिथोस्फीयर के बारे में पढ़ा था, वहाँ पे वॉल्केनो, अर्थक्वेक, ये सब पढ़ा था। अब हम आए हैं एटमॉस्फेयर पे। तो एटमॉस्फेयर क्या है, आर अर्थ इज सराउंडेड बाई अ ह्यूज ब्लैंकेट ऑफ एयर कॉल्ड एटमॉस्फेयर। ठीक है, एटमॉस्फेयर की डेफिनेशन अगर कोई पूछे तो आप क्या बताएंगे, आवर अर्थ इज सराउंडेड बाई अ ह्यूज ब्लैंकेट ऑफ एयर। एयर की ह्यूज ब्लैंकेट से चारों तरफ से क्या होती, घिरी होती है हमारी अर्थ, उसे ही क्या कहते हैं, एटमॉस्फेयर। जैसे ये हमारी अर्थ है, तो इसकी तरफ इसके चारों तरफ क्या होता है, बहुत ही ये मोटी डेंसिटी की, हाई डेंसिटी की क्या होती है, ये एक ह्यूज ब्लैंकेट की एयर की पूरी लेयर होती है, जिससे इसे कवर रहती है, ताकि कोई फॉरेन पार्टिकल हमारे अर्थ पे जल्दी ना आ सके। ठीक है, तो ये क्या होती है, इसे ही हम क्या कहते हैं, एटमॉस्फेयर कहते हैं। ठीक है, तो सारे जितने भी लिविंग बींग्स होते हैं, चाहे वो एनिमल्स हो जाएं, ह्यूमन बींग्स हो जाएं, जितने भी होते हैं लिविंग, तो वो सारे प्लांट्स वगैरह वो सारे कहाँ रहते हैं, इस अर्थ में रहते हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं, तो कंपोजिशन क्या है अर्थ एटमॉस्फेयर में, क्या अब एटमॉस्फेयर किस चीज़ का बना है, ये भी इंपॉर्टेंट है जानना। तो इसका कंपोजिशन की हम बात करते हैं। तो कंपोजिशन में है, देखिए नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, ऑर्गन है, ऑल अदर्स हैं। अब ये गैसेस जो हैं, हमने बताया ह्यूज ब्लैंकेट है गैसेस का, तो वो जो गैसेस हैं उनमें कौन कौन सी गैसेस हैं जो जनरली हम नाम सुनते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। ठीक है, कुछ अदर्स हैं, ऑर्गन है, और इसमें क्या क्या है, वाटर वेपर भी है, नमी भी है। तो ये सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी गैसेस हैं, तो जिसमें मैक्सिमम जो परसेंटेज है वो हमारा है नाइट्रोजन का। इसे ध्यान रखिएगा, कितनी है, 78% है। इसके बाद जो गैस हम अपने अंदर इनहेल करते हैं रेस्पिरेशन में, ठीक है, जो हम सांस लेते हैं, तो हमें अंदर क्या चाहिए होती है, ऑक्सीजन चाहिए होती है। वो कितनी है, वो नाइट्रोजन से कम है, सेकेंड नंबर पे है, 21% है। ओके, उसके बाद आपकी आ जाती है ऑर्गन, आती है 0.93, फिर आपकी आती है कार्बन डाइऑक्साइड 0.03%, और फिर अदर्स में 0.04% आ जाती है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें। अब देखिए कंपोजिशन की यहाँ बात हो गई, हमने देख लिया ऑक्सीजन जो हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, नाइट्रोजन भी हमारे लिए ज़रूरी है, हम थोड़ी परसेंटेज खाने पीने से लेते हैं, क्योंकि कुछ ना कुछ परसेंट अंदर नाइट्रोजन जाती है, जब हम सांस लेते हैं तो उसके साथ भी नाइट्रोजन जाती है, लेकिन नाइट्रोजन क्या करती है, कुछ रिएक्ट नहीं करती है। ठीक है, ये रिएक्टिव गैस नहीं है, ये रिएक्ट नहीं करती है, तो हमें पता नहीं चलता। और प्लांट्स को भी नाइट्रोजन की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत होती है, तभी इसमें देखा होगा कि कुछ ऐसे होते हैं उनमें बैक्टीरिया मिलते हैं जो उसको नाइट्रोजन किस तरह से पहुंचाएं, तो उसको नाइट्रोजन को नाइट्रेट में कन्वर्ट करके पहुंचाते हैं प्लांट्स के रूट्स में। तो ये सारी चीज़ें तो आगे डिटेल में आप लोग साइंस में पढ़े होंगे। तो यहाँ पर हम देखते हैं नाइट्रोजन भी इम्पॉर्टेंट है, ये सारी गैसेस जो होती हैं वो इम्पॉर्टेंट होती हैं, अपना अलग अलग रोल रखती हैं। ठीक है, अब हम नेक्स्ट देखते हैं, थर्ड जो हमारा है वो है स्ट्रक्चर ऑफ द एटमॉस्फेयर। हर चीज़ का एक स्ट्रक्चर होता है, चाहे वो कुछ भी हो। अब हमारा जो एटमॉस्फेयर है, जो ह्यूज ब्लैंकेट है गैसेस का, उसका भी अपना स्ट्रक्चर है। कैसा स्ट्रक्चर है, उसमें कई सारी लेयर्स हैं। वो सारी लेयर्स क्या क्या हैं
और उनका ऑर्डर क्या है, सीक्वेंस क्या है, किसके ऊपर कौन सी लेयर है, ये इस हम डायग्राम से समझेंगे। तो देखिए सबसे पहले जो आप अगर देखें यहाँ पर सी लेवल से स्टार्ट होती है कहानी कि ये हमारी जो वाई एक्सेस है इस पे इन्होंने बताया है कि कितनी हाइट पे जा रहा है। ठीक है, यहाँ पे 10, 20, 30, 40 इन्होंने हाइट बताई है, किसमें, किलोमीटर यूनिट में बताई है। और इधर क्या है, हमारी ये सारी लेयर्स हैं। अब देखिए ये लेयर्स, इसमें फर्स्ट लेयर कौन सी है, ट्रोपोस्फियर है, जो हम जिसमें हम रहते हैं। ठीक है, अगर कोई पूछे कि हम लोग किस लेयर में रहते हैं तो वो ट्रोपोस्फियर है। और इसकी हाइट कितनी है, ये सी लेवल से अगर हम ऊपर की तरफ जाएं तो ये 10 किलोमीटर हाइट तक ट्रोपोस्फियर मिलेगा हमें। इसमें हमारे सारे माउंटेन्स भी हैं, छोटी छोटी हिल्स भी हैं, ये हम लोग यहाँ पर रहते हैं। ठीक है, तो ये सारी यहाँ पे स्टॉर्म्स भी आते हैं और आपके बारिश भी होती है, सारी फिनोमिना किस में होती है, ट्रोपोस्फियर में होती है। ठीक है, बिल्कुल अपनी लाइफ सोचकर ट्रोपोस्फियर को आप डिफाइन कर सकते हैं। उसके बाद हमारे ट्रोपोस्फियर के ऊपर एक लेयर होती है स्ट्रेटोस्फियर। ये स्ट्रेटोस्फियर और ट्रोपोस्फियर के बीच में एक बाउंड्री, हर चीज़ के बीच में क्या होगी, अगर कहीं पे कोई भी चेंज हो रही है चीज़ तो वहाँ पे एक बाउंड्री ज़रूर होगी। ठीक है, बाउंड्री होगी, वो बाउंड्री क्या कहलाती है, ट्रोपोपॉज कहलाती है, ट्रोपोपॉज कहलाती है। और इसका एक कोई सेम एकदम लेवल नहीं होता है, कहीं पर ये ऊपर मिलेगी, कहीं पे ये नीचे मिलेगी। ठीक है, तो वो डिपेंड करता है कि कौन सी जगह पर है। तो ट्रोपोपॉज जो होता है ये एक लेवल में नहीं मिलती है। अब ये याद रखिएगा कि ट्रोपोस्फियर के ऊपर यानी कि हमारे ऊपर कौन सी लेयर है, स्ट्रेटोस्फियर है। ठीक है, जो अभी इसके एप्लीकेशन तो हम बाद में बात करेंगे। स्ट्रेटोस्फियर की अपनी अलग अलग खूबियाँ हैं। अब इसकी हाइट की बात कर लेते हैं। स्ट्रेटोस्फियर आपकी लेयर मिलेगी 10 किलोमीटर हाइट से लेकर 45 किलोमीटर हाइट तक, यहाँ तक। ठीक है, जिन्होंने स्काई ब्लू के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया है। तो 10 से लेकर 45 किलोमीटर हाइट तक आपको स्ट्रेटोस्फियर मिल जाएगी, काफ़ी बड़ा एरिया है इसका। अब नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट है आपकी मेसोस्फियर। मेसोस्फियर स्ट्रेटोस्फियर जहाँ पे मीट करती हैं, जो इनकी बाउंड्री है वो कहलाती है स्ट्रेटोपॉज। ठीक है, स्ट्रेटोपॉज कहलाएगी। तो ये स्टार्ट होती है 45 अप्रॉक्सीमेटली 45 किलोमीटर से स्टार्ट होकर अबव 80 किलोमीटर। और ये काफ़ी यहाँ पे ठंड होती है, काफ़ी ठंडी होती है, टेम्परेचर काफ़ी कम होता है यहाँ पे, मेसोस्फीयर जिसका नाम है। ठीक है, तो ये चीज़ भी ध्यान रखिएगा। इसके बाद आते हैं थर्मोस्फीयर, ये आपकी है थर्मोस्फीयर। अब थर्मोस्फीयर और मेसोस्फीयर के बीच में जो बाउंड्री है उसका नाम है मेसोपॉज। देखिए जो नीचे वाली होती है ना वही इसका नाम होता है, बस बीच में पॉज लगा देते हैं। जैसे ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर तो क्या था, ट्रोपोपॉज। स्ट्रेटोस्फियर, मेसोस्फियर तो क्या है, स्ट्रेटोपॉज। इसी तरह मेसोस्फियर, थर्मोस्फियर क्या है, मेसोपॉज। ठीक है, तो ये चीज़ सिंपल है। अब देखिए थर्मोस्फियर जो है यहाँ पे टेम्परेचर थोड़ा सा देखने को मिलता है, यहाँ पे थोड़ा सा टेम्परेचर होता है। उसको जब हम फुल चैप्टर में समझेंगे तो वहाँ पे डिस्कस करेंगे, एक एक लेयर को डिटेल करेंगे। ठीक है, अभी यहाँ पे हमने मोटा मोटा क्या समझा, ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, मेसोस्फियर, थर्मोस्फियर। उसके बाद जो ऊपर होती है, सबसे ऊपर की जो होती है वो कहलाती है एक्सोस्फियर। ठीक है, तो इसकी देखिए अबव, अब थर्मोस्फियर की जो हाइट होती है वो होती है अबव 80 से लेकर अबव 100 तक, यहाँ तक। ठीक है, ये एरिया आपका थर्मोस्फियर का है। इसके ऊपर का एरिया एक्सोस्फियर कहलाता है। फिर आपका स्पेस आ जाता है। ठीक है, ये सारी चीज़ें तो अभी इनको हम डिटेल में बाद में फुल चैप्टर में समझेंगे। अभी यहाँ पर देख लेते हैं कि जो एरोप्लेन जो उड़ते हैं, एरोप्लेन, जेट वगैरह ये जो चलते हैं ये स्ट्रेटोस्फियर लेयर में चलते हैं। और यहीं पे हमारी ओजोन लेयर भी होती है जो कि हमें क्या करती है, अल्ट्रावायलेट रेज से प्रोटेक्ट करती है, वो अर्थ पे आने नहीं देती। ठीक है, जो सन रेजेस से आती है, यूवी रेसेस, उससे प्रोटेक्ट करती है अर्थ को। ठीक है, तो ये इतनी चीज़ें जो हैं स्ट्रेटोस्फेयर के लिए इम्पॉर्टेंट है। बाकी डिटेल करेंगे हम जब फुल चैप्टर डिटेल में समझेंगे। अब देखिए यहाँ पे हमने क्या पढ़ा, स्ट्रक्चर में क्या आएगा कि कई सारी लेयर्स हैं एटमॉस्फेयर की। कौन सी है, ट्रोपोस्फियर है सबसे पहले, फिर आपकी आएगी स्ट्रेटोस्फियर आएगी, फिर आपकी मेसोस्फियर आएगी, फिर आपकी थर्मोस्फियर आएगी और फिर आपकी आएगी एक्सोस्फियर। ठीक है, थर्मोस्फियर का ही एक पार्ट है एक और, आयनोस्फियर। ठीक है, उसको हम बाद में डिटेल में समझेंगे, आयनोस्फियर। ठीक है, तो ये सारी आपकी लेयर्स हो गई, ये आपका स्ट्रक्चर हो गया एटमॉस्फेयर का। अब फोर्थ कीवर्ड देखते हैं, वेदर।
वेदर हमने पिछले उसमें डिस्कस किया था, जिसमें चेंजेस पढ़े थे हमने कि अर्थ में क्या क्या चेंजेस आते हैं, तो उसमें हमने समझा था, एक बार फिर से देख लेते हैं। वेदर जो होता है वो क्या होता है, आवर टू आवर, डे टू डे कंडीशन ऑफ द एटमॉस्फेयर। ये क्या करता है, चेंज होता रहता है। वेदर जो होता है वो हर घंटे और हर दिन चेंज होता रहता है, ठीक है। जैसे सुबह का कुछ टेम्परेचर आपको मिलेगा, फिर आप मोबाइल में देखेंगे शाम में तो आपको कुछ और टेम्परेचर दिखाएगा। तो वेदर जो होता है वो कंटिन्यूअसली चेंज होता रहता है। इसमें चेंजेस में क्या आता है, टेम्परेचर ज़्यादा या कम, क्या जैसे टेम्परेचर कम चल रहा है, ठंडक पड़ रही है, या फिर गर्मी चल रही है, या फिर रेनी सीज़न चल रहा है, या फिर सनी मौसम है, एकदम इन्वायरमेंट है। तो ये सारी जो फिनोमिना होती हैं कि किस टाइप का वहाँ पर वेदर है किसी भी जगह पे, पर्टिकुलर जगह पे, वो हमारे कहलाती है वेदर, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं क्लाइमेट। वेदर और क्लाइमेट में बहुत कन्फ्यूज़न होता है। तो देखिए एक देख लेते हैं कि एक जगह पर, पर्टिकुलर प्लेस में एक लंबे टाइम तक वहाँ पर वेदर जो है एवरेज क्या रहता है। जैसे मान लीजिए कोई जगह है, जैसे राजस्थान है, वहाँ पे अगर हम देखें तो लंबे टाइम तक क्या रहता है, बहुत ही ड्राइनेस रहती, गर्मी रहती है। तो हम क्या कहेंगे, वहाँ का जो एवरेज वेदर, वहाँ का जो क्लाइमेट है वो कैसा है, हॉट है। वहाँ का जो क्लाइमेट है वो काफ़ी ज़्यादा हॉट और ड्राई है। तो ये आप बात आ गई राजस्थान के लिए, ठीक है। इसी तरह अगर हम केरला की बात कर लें, वेस्टर्न घाट की बात कर लें, तो वहाँ का कैसा है, बहुत ही ज़्यादा रेनी टाइप का है। अच्छा वहाँ का वेदर कंडीशन रहती है कि बारिश होती रहती है बहुत ज़्यादा, और वहाँ पे मॉनसून भी वहीं से स्टार्ट होता है, स्टार्टिंग वहीं से होती है। तो इस तरह एक पर्टिकुलर जगह पे लॉन्ग टाइम तक वहाँ का वेदर कैसा रहता है, तो उस एवरेज वेदर की कंडीशन को हम क्या कहते हैं, क्लाइमेट नाम दे देते हैं, ठीक है। तो जैसे मशहूर हो जाता है कि वहाँ का जो वेदर रहता है वो ठंडा रहता है, वहाँ का वेदर गर्म रहता है। तो ये किस बेसिस पे बोलते हैं कि वहाँ पे एक एवरेज देख लेते हैं जो लंबे टाइम तक रहता है। तो क्लाइमेट और वेदर में ये फ़र्क होता है। क्लाइमेट चेंज नहीं होता है, जल्दी चेंज नहीं आते हैं। क्लाइमेट में बहुत ही कम स्लाइट डिफरेंसेस आते रहते हैं, लेकिन वेदर जो होते हैं वो हर टाइम चेंज होता रहता है, कंटिन्यूसली चेंज होता है। तो ये डिफरेंस आपको समझ में आ गया होगा, आई होप। अब हम बात करते हैं टेम्परेचर की। टेम्परेचर की अगर डेफिनेशन कोई पूछे वन लाइन में, तो आप क्या कहेंगे, द डिग्री ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस ऑफ द एयर इज़ नोन एज टेम्परेचर। हम कौन सा चैप्टर पढ़ रहे हैं, एयर। उसी एयर की क्या होगी, एयर कैसी हो सकती है, या तो गर्म हो सकती है या तो ठंडी हो सकती है, ठीक है। तो कितनी गर्म है कितनी ठंडी है, ये किसी से हम मेजर करेंगे ना, वही चीज़, वही प्रॉपर्टी जो होती है क्या कहलाती है, टेम्परेचर कहलाती है, ठीक है। एयर क्या होगी, द डिग्री ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस ऑफ द एयर इज़ नोन एज टेम्परेचर। समझ में आ गया कि एयर कितनी गर्म है कितनी ठंडी है, इसको क्या कहेंगे, टेम्परेचर कहेंगे। अब आता है सेवन्थ कीवर्ड हमारा, इंसुलेशन। इंसुलेशन क्या होता है, देखिए सोलर एनर्जी जो आती है अर्थ पे, जो सन से जो एनर्जी आती है सोलर एनर्जी कहलाती है। कितनी आती है, इनकमिंग सोलर एनर्जी इंटरसेप्टेड बाय द अर्थ, क्योंकि सारी तो नहीं आती है, कितनी आती है हमारी अर्थ पर, कितनी पड़ती है, उसे क्या कहते हैं, इंसुलेशन कहते हैं। क्यों क्या होता है कि जैसे सूरज निकलता है तो वो सोलर एनर्जी हमारी अर्थ पे आती, ठीक है, सोलर एनर्जी अर्थ पे आई, फिर क्या होता है शाम के टाइम पे जब सनसेट होने लगता है तो यही एनर्जी जो है वापस जाती है, वापस भी जाती है ये एनर्जी, तो अर्थ पर आती है जितनी एनर्जी, सोलर एनर्जी, वो इंसुलेशन कहलाती है, ठीक है, समझ में आ गया। तो ये जब रिवर्स होती है तो आगे जाके क्या होता है, यहाँ पर थोड़ा सा ट्रैपिंग हो जाती है, पूरी तरीके से वापस नहीं जा पाती है, रिफ्लेक्शन नहीं होता, पूरी तरीके से फुल्ली रिफ्लेक्शन नहीं होता है कि जितनी आई उतनी गई, इतना नहीं होता, आती है कुछ % वापस जाती है, ठीक है। तो वो सारी हायर क्लासेस में आप डिटेल में पढ़ेंगे, वो आगे की चीज़ें हैं। फिलहाल अब देखते हैं नेक्स्ट, एयर प्रेशर। एटमॉस्फेयर की बात कर ली, अब बात करते हैं एयर प्रेशर की। एयर प्रेशर क्या होता है, हम लोग महसूस करते हैं कि जब बहुत ही ज़्यादा हवा चलती है, और अगर आप जैसे मान लीजिए हवा इस तरफ चल रही है इस डायरेक्शन में, और अगर आप इस तरफ से जा रहे हो, इसके अपोजिट डायरेक्शन में जाएंगे, तो आपके यहाँ बहुत तेज़ हवा जो है, फोर्स थोड़ा सा आपको फील होगा कि हवा जो है वो फोर्स लगा रही है हमारी बॉडी पे, ठीक है। वही जो होता है उसका प्रेशर कहलाता है, एयर प्रेशर कहलाता है। एयर जो प्रेशर फॉर्म करे वही एयर प्रेशर हो गया। अब इसको डिफाइन कैसे करेंगे ये देखते हैं। एयर प्रेशर इज डिफाइंड एज द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द वेट ऑफ एयर ऑन द अर्थ सरफेस। अब देखिए अर्थ सरफेस पे
एयर की वेट की वजह से जो प्रेशर एक्सर्ट हो रहा है, जो प्रेशर पड़ रहा है किस पे, अर्थ सरफेस पे, एयर से जो प्रेशर पड़ रहा है वही उसका क्या कहलाता है, एयर प्रेशर कहलाता है। समझ में आया? तो हमने बहुत ही बेसिक सा एग्जाम्पल लेकर बताया कि एयर प्रेशर को हम कैसे फील कर सकते हैं कि उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में हम चलेंगे तो हमें फील होगा, एक धक्का सा महसूस होगा। वही जो धक्का होता है वही उसका प्रेशर होता है। वो किस वजह से होता है, एयर में भी तो उसका अपना कुछ वेट होगा। थिन एयर होती है, थिक एयर होती है, ये अलग अलग टाइप की अलग अलग प्लेस पे रहती है। तो ये डिपेंड करता है कि वो कितना प्रेशर एक्सर्ट करेगी। ठीक है, समझ में आ गया ये। नेक्स्ट देखते हैं विंड क्या होती है। अब देखिए विंड क्या होती है। अभी हमने देखा कि एयर प्रेशर जो होती है वो हमें फील होता है जब वो मूव करती है। ऑब्वियसली एयर जो होती है जब कहीं से कहीं पे मूव करेगी, ठीक है, यहाँ से इस तरफ मूव कर रही है, तो ये मूव क्यों कर पा रही है, कहीं पे प्रेशर डिफरेंस होगा तभी मूव करेगी। तो क्या होता है कि ये एयर जो होती है ये हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ मूव करती है। इस बात को बहुत अच्छे से ध्यान से एकदम रट लीजिएगा। एयर जो होती है वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ मूव करती है और इसी को ही क्या कहते हैं, विंड कहते हैं। ठीक है, जो विंड क्या होती है, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ मूव होने वाली एयर को विंड कहते हैं। ठीक है, द मूवमेंट ऑफ एयर फ्रॉम हाई प्रेशर एरिया टू लो प्रेशर एरिया इज कॉल्ड विंड। समझ में आ गया? डेफिनेशन आसान है याद रखना, हमने यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया है। ठीक है, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ मूव करती है वो क्या कहलाती है, विंड कहलाती है। तो एयर और विंड में डिफरेंस समझ में आ गया होगा आई होप आप लोगों को। अब नेक्स्ट देखते हैं मेजर प्रेशर बेल्ट्स एंड विंड सिस्टम। अब यहाँ पे क्या करते हैं, थोड़ा सा विंड सिस्टम को समझते हैं। देखिए विंड जो होती है वो काफ़ी उनका भी क्लासिफिकेशन हम अगर देखें, डिटेल में बात करेंगे फुल चैप्टर में, तो अभी समझ लेते हैं 3 टाइप्स की होती हैं। जो विंड होती हैं वो 3 टाइप्स की होती हैं। एक होती है लोकल विंड्स, ठीक है, एक होती है लोकल विंड्स, दूसरी होती है परमानेंट विंड्स और तीसरी होती है सीजनल विंड्स। सीजनल विंड्स, ये 3 टाइप की विंड्स होती हैं। ठीक है, लोकल, परमानेंट और सीजनल विंड्स। इनको हम डिस्कस करेंगे डिटेल में जब फुल चैप्टर की बात करेंगे। अब यहाँ पे ये समझ लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है समझना। देखिए क्या होता है, ये हमारी अर्थ है, ठीक है, मिनिएचर फॉर्म है एक। ये हमारा इक्वेटर है, 0 डिग्री दिखा रहा है, इक्वेटर है। यहाँ पे लिखा है लो प्रेशर डोलड्रम्स, ठीक है, डोलड्रम्स कहलाता है। यहाँ पे क्या होता है कि प्रेशर जो होता है बहुत ही लो होता है, लो प्रेशर होता है। टेम्परेचर जो होगा वो हाई रहता है। क्यों? क्योंकि इक्वेटर है, सन के काफ़ी ज़्यादा पास रहता है। टेम्परेचर हाई होने से क्या होगी, यहाँ की जो एयर होगी वो हल्की होगी, हल्की होगी। और गर्म जो कहते हैं, गर्म एयर जो होती है, हॉट एयर, वो हमेशा ऊपर उठती है। अब यहाँ पे टेम्परेचर क्या होगी, एयर जो होगी गर्म होगी और वो ऊपर उठेगी। ठीक है, इसी तरह अगर हम यहाँ पोल्स पे देखें, पोल्स पे देखते हैं तो यहाँ पर हमें क्या होता है कि यहाँ पर कैसा सी वेदर होता है, एकदम ठंडा होता है, कोल्ड होता है, यानी कि टेम्परेचर क्या होता है, एकदम कम होता है। टेम्परेचर एकदम कम होगा तो यहाँ पे जो एयर होगी वो यहीं पे सेटल रहेगी, सिंक करेगी, एक तरीके से कहें तो यहीं पे सेटल रहेगी। तो वहाँ का प्रेशर कैसा होगा, हाई प्रेशर होगा। अब देखिए अभी हमने क्या बताया था, विंड क्या होती है, विंड जो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ चलती है। ठीक है, अब क्या होगी, यहाँ से जो यहाँ की जो एयर होगी, यहाँ पे तो हाई प्रेशर है, वो नीचे की तरफ इधर आएगी। ठीक है, तो ये जो आपको एरो दिख रहे हैं ये यहाँ पर, यहाँ से मूव करेगी क्योंकि हाई प्रेशर है यहाँ पे। अब देखिए यहाँ पर क्या है, लो प्रेशर है, तो अब लो प्रेशर यहाँ पर है तो कहीं ना इसके आसपास जो हाई प्रेशर वाला एरिया होगा वहाँ से एयर होके लो प्रेशर की तरफ आएगी। तो आप ये देख रहे हैं कि 30 से 35 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड्स जो है, ये जो है आपका सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर, जिसे हॉर्स लैटिट्यूड भी कहते हैं। ठीक है, सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर जो है, ये बेल्ट जो है, यहाँ से एयर मूव करके इस लो प्रेशर की तरफ आएगी क्योंकि इसके कंपैरेटिवली यहाँ पर हाई प्रेशर है। ठीक है, समझ में आया? 30 से 35 डिग्री के बीच में क्या है, यहाँ पर हाई प्रेशर है। तो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ चलती है। जब यहाँ पे लो प्रेशर है इक्वेटर पे, तो यहाँ से मूव करते यहाँ आएगी। तो आपको ये एरोस दिखाई दे रहे हैं इसलिए। अब ये इसी डायरेक्शन में क्यों होती है, कोरियोलिस इफेक्ट की वजह से होती है, जो हम हायर क्लासेस में डिटेल में समझेंगे। इसी तरह क्या होता है, ये तो नदर्न हेमिस्फीयर की बात हो गई, इसी तरह सदर्न हेमिस्फीयर में भी होता है। ये देखिए, ये जो सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट है, यहाँ से विंड चलेगी इस लो प्रेशर बेल्ट को बैलेंस करने के लिए। ठीक है,
ये समझ में आ गई। ये देख रहे हैं आप रीजन 60 डिग्री नॉर्थ, सब पोलर लो प्रेशर। यहाँ पे क्या है, लो प्रेशर एरिया है, लो प्रेशर बेल्ट है। तो यहाँ पर हाई प्रेशर है, तो विंड किधर चलेगी, इधर चलेगी, इस तरह से यहाँ पर आएगी। ठीक है, तो यही फिनोमिना इधर भी चलेगी। ये देख सकते हैं आप, ये देख सकते हैं कैसे साउथ पोल की तरफ से हाई प्रेशर की तरफ से लो प्रेशर की तरफ चल रही है, सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट की तरफ। ठीक है, तो सेम जैसे नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में चलती वैसे सदर्न हेमिस्फीयर में चलती। तो ये जो विंड्स, ये इस टाइप का जो विंड सिस्टम होता है ये परमानेंट आपका होता है। ये इस तरह से मूव करती रहती है हमारी अर्थ पे विंड्स। ठीक है, इस तरह से और बेल्ट बनती रहती है। अब आप देखिए इक्वेटर पे जो है ये लो प्रेशर बेल्ट बनती है। उसके बाद अगर आप सब ट्रॉपिकल, ये तो ट्रॉपिकल रीजन कहलाता है। इसके बाद आप ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर जाएंगे, ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है। जब इसके ऊपर जाएंगे तो आपको बेल्ट मिलेगी सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर की बेल्ट, जहाँ से विंड आपको इक्वेटर की तरफ आती दिखेगी। उसके ऊपर जाएंगे आप टेम्परेट वाला जो एरिया है, तो वहाँ पे आपको मिलेगा सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट, और पोलर की तरफ हाई प्रेशर मिलेगा। जैसे जैसे आप इक्वेटर से पोल्स की तरफ जाएंगे आप क्या देख रहे हैं कि प्रेशर जो हो रहा है वो इंक्रीज़ करता जा रहा है। ठीक है, प्रेशर इंक्रीज़ करेगा और टेम्परेचर कम होता जाएगा। तो ये सिस्टम आपका चलता है। ठीक है, इक्वेटर से पोल्स की तरफ जाने पे आपका टेम्परेचर कम होता जाएगा और प्रेशर बढ़ता जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसे याद रखिएगा। ठीक है, तो ये हमने मोटा मोटा इसको समझ लिया थोड़ा सा, प्रेशर बेल्ट्स को और विंड सिस्टम को। अब हम बात करते हैं रेनफॉल की। रेनफॉल जो होती है कई टाइप्स की होती हैं। देखिए कॉमन हम क्या कहते हैं, कॉमनली हम क्या बात करते हैं कि कहीं पे वाटर है, ठीक है, अब मान ली यहाँ पे टेम्परेचर बढ़ा तो क्या होगा, इवेपोरेशन होगा। ठीक है, इवेपोरेट करेगा ये पानी, है ना, ये इवेपोरेट होकर ऊपर उठेगा और क्या करता है, ये क्लाउड्स बना लेता है, और क्लाउड्स बनाता है, फिर कंडेंसेशन फिनोमेना के थ्रू बारिश होती है और रेन स्टार्ट हो जाती है। यही चीज़, ये जो सिंपल लैंग्वेज हमने बोली, ये चीज़ क्या कहलाती है, कन्वेंशनल रेनफॉल कहलाती है। ठीक है, एक सिंपली जो है यहाँ पर कोई वाटर बॉडी है, वो क्या हुई, क्योंकि सोलर एनर्जी आ रही है, गर्मी आ रही है, टेम्परेचर बढ़ा, उसने क्या किया, इवेपोरेट, पानी को सुखाया, इवेपोरेट किया, पानी ऊपर गया, वाटर वेपर, और ये क्या हुआ, एक सर्टेन हाइट पे जाकर ये क्लाउड्स के फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, बादल बना लिया इसने, और फिर अपने टाइम से इसने क्या कर दी, बारिश कर दी। ये कहलाती है रेनफॉल, कन्वेक्शनल रेनफॉल कहलाती है। एक होती है सेकेंड टाइप की जिसे कहते हैं रिलीफ या ओरोग्राफिक रेनफॉल। ठीक है, ये आपको माउंटेनियस रीजन में देखने को मिलेगी, जो पहाड़ी वाले इलाके हैं वहाँ पे देखने को मिलेगी, क्योंकि यहाँ पे क्या होती है, स्लैंट हाइट होती है इनके, जो ये आप देख रहे हैं ना इस तरह से। तो जो एयर जो होती है यहाँ पे, जो नमी वाली एयर होती है, क्योंकि आसपास क्या है यहाँ पर, जैसे वाटर वेपर है, ठीक है, नमी वाली एयर क्या होती है, इस तरह से इसके ऊपर बहती है, ऊपर उठती है इस तरह से। अब ये माउंटेन तो बहुत ऊंचे ऊंचे होते हैं, तो एक सर्टेन एक हाइट पे जाकर क्या होता है, ये क्लाउड्स के फॉर्म में चेंज हो जाती है। यही मॉइस्ट एयर जो होती है, नमी वाली एयर, ये क्लाउड के फॉर्म में चेंज हो जाती है और क्या हो जाती है, बारिश हो जाती है। तो इस टाइप की जो रेनफॉल होती है ये कहाँ मिलती है हमें देखने को, माउंटेन वाले रीजन में मिलती है, और इसे क्या कहते हैं, रिलीफ रेनफॉल या फिर ओरोग्राफिक रेनफॉल कहते हैं। थर्ड टाइप की रेनफॉल होती है, ये क्या कहलाती है, साइक्लोनिक रेनफॉल। ये बहुत भयानक होती है। तो ये ज़्यादातर सी की वजह से होती है, जो समंदर वाले इलाके होते हैं वहाँ पे देखने को मिलती है। तो इसमें होता क्या है कि एक बीच में क्या होता है, एक लो प्रेशर बेल्ट टाइप का एक जोन बन जाता है, लो प्रेशर वाला एरिया बन जाता है। जब हवा उठती है, इसमें क्या होता है कि दो तरफ से कोल्ड एयर उठेगी और दो तरफ से हॉट एयर होती है। ठीक है, हॉट एयर होती है, और बीच में इसकी वजह से क्या होता है, लो प्रेशर एक एरिया बन जाता है जिसे आई कहते हैं। और क्या होती है, ये इस तरह से मूव करती है, जिसे हम क्या कहते हैं, ACW, एंटी क्लॉकवाइज। अगर घड़ी के अपोजिट डायरेक्शन में, जैसे घड़ी की सुइयाँ होती हैं, अपोजिट डायरेक्शन मूव करेंगे, उसे क्या कहते हैं, एंटी क्लॉकवाइज कहते हैं। तो एंटी क्लॉकवाइज ये क्या करती है, मूव करती है और ऊपर उठती जाती है। ये इस तरह से एक ऊपर उठती जाती है, और एक काफ़ी ज़्यादा हाइट पे पहुंचकर ये वहाँ पर क्या करती है, ये क्लाउड्स बना लेती है और बारिश हो जाती है। तो ये तूफ़ानी बारिश जो होती है, साइक्लोनिक रेनफॉल, ये इस तरह से होती है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाता है, जब ये इस तरह से मूव कर रही होती हैं तो बीच में लो प्रेशर बन जाता है,
और चारों तरफ इसमें कैसा होता है प्रेशर, हाई प्रेशर होता है। ये हम एयर की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं बात करेंगे अभी, क्लास 7 के अकॉर्डिंग इतना ठीक है। बस इतना ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर क्या होता है कि जब एयर मूव करती है तो दो तरफ ठंडी होती है, एक दो तरफ क्या होती है, गर्म एयर होती है। जैसे कह रहे हैं वार्म एयर और कोल्ड एयर। उसके बाद ये ऊपर उठती है, कैसे, एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट में ऐसे ऐसे ऊपर उठती है, ऊपर उठती जाती है, और एक सर्टेन हाइट पे पहुंचकर क्या होती है, वहाँ पर क्लाउड्स का फॉर्मेशन हो जाता है और बारिश हो जाती है। और इनको ये जो फोर्स मिलता है, ये सारा ये चीज़ का एंटी क्लॉकवाइज घूमने के लिए जो फोर्स मिलता है, इनको कहाँ से मिलता है, समंदर से मिलता है, सी से मिलता है, ठीक है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है। तो ये 3 टाइप की आपने देख ली यहाँ पर, कन्वेक्शनल रेनफॉल, रिलीफ रेनफॉल और साइक्लोनिक रेनफॉल। अब हम आते हैं कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट जो होते हैं, उन्हें एक्स्ट्रा क्वेश्चन के फॉर्म में दिया जा सकता है एमसीक्यूज़ में, तो उसको डिस्कस कर लेते हैं। तो इसको ध्यान से समझिएगा। कार्बन डाइऑक्साइड, यहाँ पर हमने क्या बात की है, ग्रीन हाउस क्या होता है, ग्रीन हाउस गैसेस क्या होती हैं, ठीक है। तो ग्रीन हाउस गैसेस क्या होती हैं, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज्ड इन द एटमॉस्फेयर क्रिएट्स अ ग्रीन हाउस इफेक्ट बाय ट्रैपिंग द हीट रेडिएटेड फ्रॉम द अर्थ, इट इज़ देयरफॉर कॉल्ड अ ग्रीन हाउस। देखिए डेफिनेशन तो सिंपल है, इसको हम समझते हैं। अब ये है क्या, देखिए क्या होता है यहाँ पर, कार्बन डाइऑक्साइड तो हमने देखा था कंपोजिशन के, एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड भी है कुछ %, बट क्या होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज़्यादा, इसका अमाउंट बढ़ता जा रहा है। और इसका अमाउंट बढ़ता जा रहा है इसलिए, क्यों बढ़ रहा है, क्योंकि यहाँ पर क्या हो रही है, बहुत ज़्यादा इंडस्ट्रियल एरिया, बहुत बड़ी बड़ी इंडस्ट्री हैं, चिमनी वगैरह है, उनसे धुआं निकल रहा है, व्हीकल्स हैं, मोटर व्हीकल्स, उनसे धुआं निकल रहा है। तो इनसे क्या, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड निकलती है। फ्यूल जब बर्न होता है, कोई भी चीज़ जलती है, तो या तो कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगी या कार्बन मोनोऑक्साइड निकलेगी। तो यही जो होती है, ये इसका परसेंटेज बढ़ा रही है। अब जब कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर में हमारे परसेंटेज इसकी बढ़ेगी, तो क्या होता है कि जो हमने बताया था इंसुलेशन होता है, हमारी अर्थ पे इंसुलेशन होता है, जो सोलर एनर्जी आती है, और ये रिफ्लेक्ट होकर शाम को ये वापस जाती है। जब ये वापस जाती है तो यहाँ पर क्या होती है, पूरी तरीके से वापस नहीं जाती है, बल्कि ट्रैप हो जाती है। क्यों नहीं वापस जाती है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ता जा रहा है, ठीक है। अब क्या होता है कि यहाँ पर क्या होता है, गर्मी बढ़ती जा रही है, तो यहाँ का जो टेम्परेचर मेंटेन रहता है, अब ये देखिए ऐसे तो ज़्यादा हो रहा है, लेकिन कुछ कार्बन डाइऑक्साइड क्या हमारे लिए यूज़फुल नहीं है, बिल्कुल यूज़फुल है। क्यों, ये हमारे एटमॉस्फेयर में थोड़ी सी टेम्परेचर को मेंटेन रखता है। तो ये जो ग्रीन हाउसेस गैसेस होती हैं, ये यहाँ पर क्या करती हैं, ट्रैप करने का काम करते हैं हीट रेडिएशन का, ठीक है। अर्थ से जो हीट रेडिएट होती है उसको ये फंसाए रखती हैं हमारी अर्थ पे। तो कार्बन डाइऑक्साइड की कुछ परसेंटेज अच्छी है, लेकिन अगर यही एक्सेस में हो जाए तो यहाँ पर क्या होगा, बहुत ज़्यादा हीट रहेगी, बहुत ही कम इसके आगे जा पाएगी। तो ये क्या होगी, हीट यहाँ पर बढ़ेगी, टेम्परेचर बढ़ेगा, तो उससे काफ़ी सारे नुकसान होते हैं। जैसे ग्लेशियर टाइम से पहले ही वो क्या होते हैं, बर्स्ट हो रहे हैं, मुस्तकिल आप देख रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं, ये ग्लोबल वार्मिंग का पार्ट है। तो डिफरेंस समझिएगा, ये जो गैसेस हैं ये ग्रीन हाउस गैसेस कहलाती हैं, जो टेम्परेचर को मेनटेन करती हैं, जो हमारे अर्थ के लिए इंपॉर्टेंट है। मीथेन हो गई, कार्बन डाइऑक्साइड हो गई, ये सारी जो होती हैं ये ग्रीन हाउस गैसेस कहलाती हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन 2। अब यहीं पर इससे रिलेट करके हम जानेंगे ग्लोबल वार्मिंग क्या है। अब इन्हीं से क्या हो रहा है, ये जो कार फ्यूम्स है, फैक्ट्री का स्मोक निकल रहा है, धुआं निकल रहा है, ठीक है, ये सारे क्या कर रहे हैं, यहाँ का टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं। टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं तो यहाँ पर क्या हो रही है, ग्लोबल वार्मिंग की प्रॉब्लम हो रही है। वार्म मतलब गर्मी, ठीक है, गर्म। तो ग्लोबल वार्मिंग में पूरे अर्थ पे ये दिक्कत हो रही है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर दिन पर दिन फैक्ट्रीज बढ़ती जा रही हैं, मोटर व्हीकल्स बढ़ते जा रहे हैं, उनका धुआं निकलता है, उससे क्या होता है, बहुत ज़्यादा यहाँ पर एटमॉस्फेयर में हीट जनरेट हो रही है। और वो हीट क्या कर रही है, यहीं पर फंस रही है, क्योंकि वो पूरी तरीके से क्या हो रही है, रेडिएट नहीं कर पा रही है अर्थ से। तो इसलिए यहाँ पर टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है, और इसी प्रॉब्लम को क्या कहते हैं, इसी फिनोमेना को ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। तो समझ में आ गया ये पॉइंट। अब देखिए एक्स्ट्रा क्वेश्चन 3 में क्या है, यहाँ पर कुछ डिवाइसेस की बात की गई है। जैसे देखिए थर्मामीटर क्या करता है, मेजर करता है टेम्परेचर को मेजर करने वाला थर्मामीटर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर हमें कैसे पता चलेगा, कहाँ पर किस जगह पे कितना प्रेशर है, तो उसको हम मेजर करते हैं बैरोमीटर से, ठीक है, याद रखिएगा। प्रेशर को, एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेजर करने वाली डिवाइस कौन सी है, बैरोमीटर। टेम्परेचर को मेजर करने वाला इंस्ट्रूमेंट कौन सा है, थर्मामीटर। इसी तरह रेन गेज मेजर द अमाउंट ऑफ रेनफॉल, रेनफॉल कहाँ पर कितनी ज़्यादा हो रही है उसका अमाउंट, ये मेजर करने के लिए रेन गेज है। इसी तरह विंड वेन,
शोज़ द डायरेक्शन ऑफ द विंड, विंड की डायरेक्शन क्या है ये आप देख रहे हैं, ये बताता है कि हवा किस तरफ से किस तरफ चल रही है, तो इसे क्या कहेंगे, विंड वेन कहेंगे। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, ये पता होना चाहिए आप लोगों को। तो यहाँ पे हमारी वीडियो फिनिश हो जाती है। इंपॉर्टेंट इस चैप्टर के हमने कीवर्ड्स जान लिए हैं। अब जब हम फुल चैप्टर डिटेल में समझेंगे तो हमें बहुत अच्छे से समझ में आएगा। तो नेक्स्ट वीडियो को आप ज़रूर देखिएगा। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।